गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे ना, और प्रीपोजिशन तक हम लोग पहुंचे थे। कहाँ तक? प्रीपोजिशन तक। और हमने प्रीपोजिशन के बारे में आप लोगों को क्या बताया था कि यस क्विकली एडवर्ब है। क्विकली एडवर्ब है ना। What part of speech is the word quickly in the sentence? She runs quickly to the store. तो रन क्या है? दौड़ना एक वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन है CONGU। यस, सही है अब? ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग भी। तो कंजंक्शन का जो बेसिक वर्क है वो क्या है कि ये दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेज को जोड़ने का काम करता है। ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन? कंजंक्शन बात मत करिए प्लीज, लाइव जा रहा है ना। हाँ, क्या चीज? कोई प्रॉब्लम? कंजंक्शन ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। फ्रेज आपको बताए ही थे किसे कहते हैं, सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। ठीक। तो दो वर्ड्स मान लीजिए, राम एंड श्याम आर क्लेवर। राम एंड श्याम आर क्लेवर। यहां पे हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है, राम इज क्लेवर, श्याम इज क्लेवर। दोनों को जोड़ करके हमने एक साथ बोला राम एंड श्याम आर क्लेवर। और ध्यान दीजिएगा, क्लेवर में जब हम दो क्लेवर को लिखे हैं वहां तो क्लेवर्स नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि क्लेवर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में हम कभी एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाते। बहुत बेसिक बात है, लेकिन एक अच्छा रूल अपने दिमाग में रखिए कि कभी इसमें आपको नहीं फंसना है कि कभी भी कोई एडजेक्टिव अपने साथ एस लेकर के प्लूरल नहीं बनता है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ बोलिए। एडवर्ब होगा।
अभी बताए थे पहले ही, ठीक है। अच्छा, तो राम एंड श्याम आर क्लेवर। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। तो इसका मीनिंग क्या है कि जल्दी जाओ, तेजी से जाओ। लेस्ट यू शुड मिस, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का क्या अर्थ होता है, सब लोग लिख लें इसे। लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। इतने मतलब एक वर्ड में आप क्या कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, बस मिस कर दो। समझ में आई बात। गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस। तो लेस्ट की मीनिंग क्या है, कहीं ऐसा ना हो। और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक इंपरेटिव सेंटेंस है गो फास्ट, एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और दूसरा आपका असर्टिव सेंटेंस है यू शुड मिस द बस। और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ठीक। अच्छा, ये क्या है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन, अच्छा, गो क्या है, वर्ब है। फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को। एडवर्ब हो जाएगा। यहां पे फास्ट एडजेक्टिव नहीं है। हम फंक्शन को देखते हैं, फास्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है वर्ब के बारे में कुछ जोड़ रहा है, इसलिए वो एडवर्ब का काम कर रहा है। कंफ्यूजन कोई नहीं ना है इसको लेकर के। फिर लेस्ट कंजंक्शन है आपका। यू नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मिस क्या है, वर्ब है। द आर्टिकल है। बस आप जानते हैं कि नाउन है। चीजों को आप समझ रहे हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसीलिए कि आपको समझ में बात आए। अच्छा, एंड जो था, हमारे कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं। तो जब कंजंक्शन को हम थोड़ा सा विस्तार में एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। अभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझा रहे हैं कि एक एक वर्ड को पहचाने कैसे हम। तो यहाँ पे जो हमने दो एग्जाम्पल दिया था, एक एंड का और दूसरा दिया लेस्ट का। एंड जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, और लेस्ट को बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, लेस्ट को और एंड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की खासियत ये होती है कि जब हम इसको हटा देते हैं तो ये जो दो वाक्य हैं या दो सेंटेंस हैं या जो भी हैं, उनके सेपरेट मीनिंग होते हैं, वो एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब दोनों के अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। जैसे राम प्लेड क्रिकेट एंड आई प्ले हॉकी। एंड को हटा दिया, राम प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी। दो सेंटेंस बने, दोनों सेंटेंस के अर्थ अपने अपने जगह पे क्लियर है। लेकिन गो फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, तो यहां पे लेस्ट ये बताना चाह रहा है, लेस्ट क्या है, सबऑर्डिनेटिंग का है। अगर हम ऐसे ही आपसे कह दें कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस मिस कर दो, क्यों मिस कर देंगे, कुछ आगे यानी सेंटेंस होगा, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो जो कंप्लीट सेंस देने के लिए दूसरे पे निर्भर होगा वो अपने साथ एक कंजंक्शन भी लिए रहेगा। जैसे अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल।
यू विल बी सक्सेसफुल तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लाज है, लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे उसके बाद अगर हम चुप हो जाए तो फिर सेंसलेस हो जाएगी बात। तो इफ जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके साथ लगा रहता है वो हमेशा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है और डिपेंडेंट सेंटेंस होता है या सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। आप लोग इंटर में ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में ये सब पढ़े होंगे, लेकिन ये बात उस समय अभी तक समझ में नहीं आई थी कि कंजंक्शन का यूज केवल हमें अच्छे से बता दिया जाता तो हम उसको कर ले जाते। कोऑर्डिनेटिंग जो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस अलग होने पर दो सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं किसी पे निर्भर, और सबऑर्डिनेट क्लाज वाले जो सेंटेंस होते हैं वो निर्भर रहते हैं अपने प्रिंसिपल क्लाज पे, अपने मेन क्लाज पे, अपने इंडिपेंडेंट क्लाज पे। क्लियर है कि नहीं बात? तो ये कंजंक्शन में हम आगे समझेंगे, लेकिन हमने बताया कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो अलग होने के बाद, और सबऑर्डिनेटिंग में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिनके आगे लगा रहता है वो किसी एक सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है। क्लियर? अच्छा, धीरे धीरे आई एम बीइंग यूज्ड टू दिस बोर्ड ना, तीसरा क्लास है, तीसरा या चौथा, ठीक। तो देखते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट हमारा बचा क्या, आप नाउन को समझे, प्रोनाउन को समझे। नाउन प्रोनाउन के बाद आप लोगों ने वर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ा, कंजंक्शन पढ़ा, और लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो वाक्य में कूद करके अपने से चले आ जाते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो वो अंदर चला जाता है, उसी तरह से वाक्य में जो शब्द अपने से कूद करके चले आए। सपोज करिए ये गिर जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाओ, तो ओ माय गॉड, कुछ जो भी। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस उस समय जो ना, ओ, आह, आउच, ये सारे वर्ड जो होते हैं क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। इन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। इनके आगे क्या लगा रहता है, एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा रहेगा, ठीक। आप यहाँ पे गोइंग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। द क्लास इज ऑन यानी चल रहा है, द क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास। और इस हस का मतलब क्या है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है। हस, जैसे हम लोग कहते हैं, समझ में आया कि नहीं, जो ये स वो बोलते चुप, क्लास चल रहा है। तो ये हस इंग्लिश में हम इसी तरीके से, चुप, क्लास चल रहा है, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, चुप, क्लास चल रहा है। कुछ समझ में आई बात? तो ये इस तरह के सारे वर्ड क्या होते हैं,
आ आवाज? हाँ। तो यहां तक बात सबको सब समझ में आ गया? तो एक एक मतलब नाउन का कोई एग्जाम्पल आप लोग बताइए। नाउन का राम, प्रोनाउन का वर्ब का एडजेक्टिव ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्टली। ऑनेस्टली क्या है? एडवर्ब। कंजंक्शन का कोई एग्जाम्पल? एंड, इफ, बट, आर। और प्रेपोजिशन का? अच्छा, थोड़ा सा हमें इस सेंटेंस के बारे में बताइए। वेल क्या है यहाँ पे? वेल क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक। माई क्या है? माई क्या है? इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। माई क्या है? लिटिल क्या है? क्या है? एडजेक्टिव। आई एम नॉट आस्किंग मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच। ब्रदर क्या है? नाउन। एंड क्या है? आई क्या है? गो क्या है? टू क्या है? प्रीपोजिशन। और स्कूल क्या है? स्कूल भी नाउन है और उस टू का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। उस टू का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या नाउन एक्विवेलेंट होता है। ठीक। Ranjit sang a romantic song for his wife। रंजीत क्या है? नाउन है। हस्बैंड नहीं बताए। ठीक। रंजीत नाउन है, डूअर है और सब्जेक्ट है। sang क्या है? वर्ब है।
ए क्या है? रोमांटिक क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि सॉन्ग गाना हम उसका नाम ले रहे हैं। सॉन्ग क्या है? गाना, उसका नाम ले रहे हैं। तो जो गाने नाम को मॉडिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये नाउन, इनके साथ नाउन का आना एकदम फिक्स रहता है। माई वाइफ, हर हस्बैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? और वाइफ क्या है? नाउन है। और ये पूरा जो लिखा हुआ है हिज वाइफ, वो फार का ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब जो है कि फार का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो यहां तक हम लोगों ने थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच कौन क्या है कुछ समझने की कोशिश किए। अब हम लोग बात करेंगे आज आर्टिकल की। किसकी बात करेंगे? बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं और बहुत ये ट्रिकी भी मामला होता है, सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं, मतलब प्रॉमिस करते हैं कि शांति से सुनेंगे तो ये सबसे इजी वन चैप्टर होगा आपका। हाँ बेटा, तो नोट्स बनाइए आज से आर्टिकल का, अभी से। ठीक, पेन कॉपी निकालिए, बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा ठीक है। तो आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में अगर हम कहें, बहुत सिंपल सेंटेंस से अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। गाय एक जानवर है। गाय गाय एक जानवर है। ठीक, यहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी में ये सेंटेंस क्या है? शुद्ध है, अपने आप में इसका प्रयोग सही है, गाय एक जानवर है। बट इन इंग्लिश वी हैव टू से द काऊ गाय एक जानवर है, इसके 3 ट्रांसलेशन हमने लिखे। द काउ इज एन एनिमल, ए काउ इज एन एनिमल, काउज आर एनिमल्स। अब कौन सा सही है? तीनों सही है, तीनों सही है। हिंदी में अगर हम कहते एक गाय एक जानवर है, एक गाय एक जानवर है, तो ये नहीं, एक गाय एक जानवर है, तो ये सुनने में ही बहुत अपशर्ड लग रहा है, बेतुका लग रहा है, सीली लग रहा है, फुलिश लग रहा है। याद आया? समझ में आया कि नहीं बात?
एक गाय एक जानवर है, ये कैसे कह सकते हैं? गाय एक जानवर है। बट इन इंग्लिश द काउ इज एन एनिमल, यानी जब हम किसी एक से पूरी जाति का, पूरे क्लास का, पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं तो हम द का यूज करते हैं। ए से भी जब हम पूरी जाति का बोध कराते हैं तो ए का यूज करते हैं, और प्लूरल से भी बना सकते हैं, और प्लूरल के साथ तब हम द का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि सर ने बताया, आपने मान लिया, ठीक। और दूसरी बात ये कि हमें ये शायद फिर याद करना पड़े, रटना पड़े कि इस तरीके से इन्होंने, सर ने बताया था। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये आते हैं कि अब आप लोगों को याद न करना पड़े, हम चीजों को समझे कैसे, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे ए और एन की। ए और एन की, इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लिखिए यहां से आप लोग, इसे क्या कहते हैं? लिख लीजिए इसे, इनडेफिनिट आर्टिकल। ए एन को क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। इसके शाब्दिक जो अर्थ होते हैं, ए बराबर 1 या एनी, ठीक है। अच्छा, और अभी हम ये भी बता देंगे कि एनी बराबर क्या होगा? ऑल। एनी बराबर क्या होगा? ऑल, ठीक। अच्छा, यहां पे अब आप थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करिए कि कब हम, जो स्पीकर है वही पहले तो ए को यूज कर रहा है, जो बोल रहा है, बोलने वाला मान लीजिए आई हैव ए पेन। चलिए, आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर आप लोगों ने बोला। अब यहां पे ये बात समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान इस पे करिए, लिखने पे मत ज्यादा फोकस करिए, आप समझने पे फोकस करिए ना, क्योंकि आप कोई भी बुक हम आपको बता देंगे, सारी चीजें रिटन है, वो खुद नोट्स का काम करती है, लेकिन हमें चीजें समझ में नहीं आती। यहाँ पे आपको समझने के लिए आप बैठे हैं, नहीं तो सब चीजें बुक में लिखी हुई हैं। आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप किसी से कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, अगर आप किसी से कह रहे हैं आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी ये निश्चित है कि उसको पहले से पता नहीं है कि आपके पास एक गिलास पानी है। यह है कि नहीं सेंसिस में, कि जबरदस्ती हम आपसे आके कह रहे हैं आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर ना, उसको पता नहीं है, उसको आप ये बात बता रहे हैं, उसको शायद जरूरत पड़ी है, उसे पानी मिल नहीं रहा है, तब आपने कहा कि आई हैव ए ग्लास, हमारे पास एक गिलास पानी है, लेकिन उसे पता नहीं था, इसीलिए ये इनडिफिनिट आर्टिकल है, उसे पता, अब उसको जाके डिफिनिट हुआ है कि उसके आपके पास एक गिलास पानी है। हम पहली बार किसी को बता रहे हैं ना आई हैव ए पेन, अगर आपको पहले से पता होता तो हम क्यों कहते आई हैव ए पेन? आपको पता नहीं था, तभी आप बताने जा रहे हैं कि आई हैव ए पेन। मेरे गांव में एक मंदिर है, यानी आपको पहले से नहीं पता है,
और हम आज जा करके आपको बताने जा रहे हैं उस मंदिर के बारे में कि देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। तो यहां पे ए का मतलब क्या है? कोई एक मंदिर है। अब यहां पे ये बात भी समझिए, अगर आपको कहना हो कि मुझे एक बहन है, मुझे एक बहन है, तो क्या कहेंगे? आई हैव अ सिस्टर या आई हैव वन सिस्टर? आई हैव अ सिस्टर या आई हैव वन सिस्टर? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो नंबर पे है पूरी तरीके से ना। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? तो आई हैव ए सिस्टर कहना अच्छा नहीं होगा, आई हैव वन सिस्टर, क्योंकि आपने मेनी से हमसे संख्या को पूछ लिया है। मेनी जब हाउ मेनी, तो आपने हमसे पूछा नंबर ऑफ सिस्टर्स, तो हमने बताया प्लीज हेलो हमसे बात करिए आज अभी, ठीक है? इस समय आपको हमसे बात करना है ना, नहीं तो हम आपको यहाँ बैठाएंगे, वो वहां रहेंगे। लेकिन इधर ध्यान दीजिए ना, लेकिन हम भी तो डिस्कस कर रहे हैं आप ही से, इसको तो बाद में किया जा सकता है बेटा ना। हम आप ही के लिए तो पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज कोई पढ़ाने का मतलब तो है नहीं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो हमारा पढ़ाने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे अब जो हम बताना चाह रहे हैं कि ए का मतलब वन हुआ, लेकिन अगर आपको कहना मेरी एक बहन बड़ी दुष्ट है ना, अब आई हैव ए सिस्टर सी इज वेरी नॉटी, मतलब कुछ समझ में आया कि अब यहां पे हम ए का यूज करेंगे। वन हमें बताने, नंबर पे हमारा नहीं कि मेरी एक बहन है, मतलब 2-3 बहन है, उसमें से एक। क्लियर है कि नहीं बात? कुछ समझिएगा कैसे कैसे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए हमने आपको 10 क्वेश्चन दिया और किसी ने कहा कि सर आई कैन सॉल्व 1 क्वेश्चन, यानी 10 में से 9 आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कह दिए कहीं कि आई कैन सॉल्व ए क्वेश्चन, या आपने कह दिया आई सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन का मतलब हो गया मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूं। आल हुआ कि नहीं हुआ? आल मीनिंग निकला कि नहीं? आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, इट मीन्स यू आर सेइंग आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन। समझ में आया बात? अच्छा, इसीलिए हमने कहा एनी का अर्थ ऑल होता है। एनी का अर्थ क्या होता है? बस इसीलिए हमने कहा आप ऑब्जेक्टिव को अगर समझेंगे, सब्जेक्टिव मत होइए। हमेशा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आता है कि इसके कई मीनिंग होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में जो है, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे अब यहाँ पे अभी, लेकिन हम लोग बेसिक बात किसकी कर रहे हैं? ए और। अच्छा, मान लीजिए आप में से कोई मेरे घर आए और मैं घर पे नहीं हूं और घर वाले आपको जानते नहीं है, तो कहेंगे कि आपका कोई एक स्टूडेंट आया था, कोई स्टूडेंट आया था ना, यही ना बोलेंगे? ये नहीं कहेंगे आपका स्टूडेंट आया था, आपका कोई स्टूडेंट आया था, यही ज्यादा सही होगा। स्टूडेंट आया था इसका मतलब वो भी जान रही है कि ये मेरा स्टूडेंट है। ये तो तुम जब बताए तब वो जाने कि हम उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका स्टूडेंट आया था यानी वो भी जाने और मैं भी जान गया कि कौन सा स्टूडेंट आया था। और जब वो ये कहेंगे कि कोई स्टूडेंट आया था तो पता नहीं कौन आया था। इनडिफिनिट हो रहा है कि नहीं मैटर? अच्छा, आप अगले दिन गए और उन्होंने पूछ लिया क्या नाम है भाई, तो मतलब कहने का यहाँ पे ये सेंस है कि कोई आपके घर पे आ रहा है और आप उसको बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि वो आपको नाम बताता है कि कह दीजिएगा पापा से कि रमेश आए थे, सुरेश आए थे। आप पापा के आने पे क्या कहते हैं? कोई सुरेश आए थे, ये नहीं कहते हैं सुरेश आए थे। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सुरेश को पहले से जानते हैं, जबकि आप जान ही नहीं रहे, वो तो केवल नाम बता के चले गए हैं कि कह दीजिएगा सुरेश आए थे। तो आप कहते हैं कि पापा कोई सुरेश आए थे, तो पापा ए सुरेश हैज कम। ध्यान दीजिए,
ए सुरेश, हाँ इसीलिए तो बता रहे हैं, ए सुरेश हैड कम, आए थे, हम जोर दे रहे हैं थोड़ा सा ना, ए सुरेश हैड कम, कोई सुरेश आए थे, कोई, इसका अर्थ यही एनी वाला है, दुनिया में बहुत सुरेश है, उसी सुरेश में से एक सुरेश, कोई सुरेश आए थे। तो नाम के साथ भी हम जरूरत पड़ने पे ए का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको यही पता है कि नाम के साथ हम ए एन का यूज, लेकिन हम कॉमन में सुरेश का नाम फिक्स करके नहीं ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कोई सुरेश आए थे, तो उस समय आप ये यूज कर सकते हैं, ए सुरेश हैड कम। बात कुछ समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन हमें जरूरत पड़ने पे हम प्रॉपर नाउन के साथ भी ए एन का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हमें सिचुएशन, अगर हमें सिचुएशन और ए एन का यूज पता है तो हमें नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और इस सिचुएशन को समझने के लिए नहीं, अभी हमने बताया था राम इज क्लेवर, राम इज क्लेवर, राम इज फैट, राम इज टॉल, राम इज थिन, राम इज इंटेलिजेंट। कहीं पे हम ए एन का यूज कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि ए एन का यूज जो है एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट यूज या वी डू नॉट यूज ए एन विथ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव जब बोले कोई भी एडजेक्टिव, यानी ऑल एडजेक्टिव्स, वही अर्थ निकल रहा है ना। वी कैन नॉट यूज ए एन विथ ए एन एडजेक्टिव, विथ एन एडजेक्टिव हम नहीं यूज कर सकते, चाहे वो कोई भी एडजेक्टिव हो, यानी ऑल एडजेक्टिव्स। ठीक, अच्छा दूसरा सेंटेंस देखिए, राम इज ए टीचर। आप बताइए कि ये सेंटेंस सही है? ये याद रखिएगा कि जब हम किसी के प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, जब हम किसी प्रोफेशन के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में बताएंगे, यू हैव टू ऑलवेज से आई एम ए स्टूडेंट और वी आर स्टूडेंट्स। आई एम क्लेवर, वी आर क्लेवर। आई एम इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट। वी आर इंटेलिजेंट्स, यानी एडजेक्टिव में ना ए लगेगा ना एन लगेगा और ना उसका प्लूरल बनेगा। लेकिन आई एम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। आई एम ए टीचर, वी आर टीचर्स। यानी यहाँ पे जो है, जो भी कॉमन नाउन होंगे, जो भी काउंटेबल नाउन होंगे, जब एक की बात होगी और पहली बार बात होगी तो ए एन का यूज जरूर होगा, और अगर वो प्लूरल होंगे तो उनके साथ यस हमेशा लगेगा। एस हमेशा, प्लूरल के साथ तो हमेशा एस लगेगा ना। ए एन लग भी सकता है एक बार नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर प्लूरल है कोई भी नाउन और वो काउंटेबल है तो एस इज ऑलवेज यूज्ड विद देम। एस का यूज हमेशा हम उनके साथ करेंगे। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पहला पॉइंट क्या है? एडजेक्टिव के साथ ए एन और प्लूरल वर्ड उसको नहीं बनाएंगे। दूसरा, जब हम किसी ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो ए एन का यूज जरूर करेंगे। ठीक, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? माई फादर इज ए बिजनेसमैन। उसी तरीके से मेरी माँ गृहिणी है, आप लोग क्या बोलेंगे? माई मदर इज ए हाउसवाइफ।
हाँ इधर ध्यान दीजिए, राम इज, अच्छा राम क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, बॉय क्या है, नाउन है, और बॉय कौन है, सब्जेक्ट ही है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के जगह लिखा हो, सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, वो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। राम ही बॉय है ना। अब इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले ए एन लगेगा, ये बात। अब दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन, और ये एन, ए एन इसके लिए आ नहीं रहा है, आ रहा है बॉय के लिए, लेकिन बॉय के पहले ए लगाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट के पहले एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ठीक। तो ए एन में ये ध्यान देना है, हमें साउंड के पहले, मतलब साउंड पे ध्यान देना है, लेटर पे ध्यान नहीं देना है। अगर हिंदी साउंड को हम देखें, अगर हम हिंदी साउंड को देखें, अगर किसी इंग्लिश वर्ड को बोलते समय, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इंग्लिश वर्ड को बोलते समय आप आ प्रोनाउंस करते हैं, शुरू में ही आ आता है, ई, ऊ, ए, ऑलवेज यूज एन, ठीक। जैसे तो यहां क्या होगा, क्योंकि इसका साउंड क्या है, ऑनेस्ट, ठीक। एक मिनट, एन एयर, इसे भी एयर पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, उत्तराधिकारी, क्लियर है। और जो आप लोगों के लिए अभी ध्यान दीजिएगा, ईयर है, तो ईयर का साउंड जो होगा ई होगा, तो यहां पे एन लगेगा, लेकिन जिसे लेके आप परेशान हैं, यहां पे ए ईयर का यूज होगा, तो कहेंगे सर फिर आपका ये रूल तो गया ना। लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पढ़ लीजिए, जो लिखा हुआ है यह साउंड आएगा पहले, और इसको जब बोलेंगे, ठीक है, ईयर। जैसे एलो, एलो नहीं, ये लो, येलो, येलो फ्लावर, हाँ समझ में आया सभी को। तो इस चीज पे मेहनत करेंगे ना, समझ में आएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप हंसते खेलते सीखे, अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जिते। दबाव भी मत महसूस करिए, अच्छे से पढ़िए, बस दिमाग आपका पूरा फोकस रहे समझने पे। और हम समझाने का काम शायद हमें लगता है अच्छे से करते हैं, समझा देते हैं जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। हाँ, येलो, ये वाला येलो,
समझ में आया कि नहीं? जब भी वाई किसी वर्ड के शुरू में आता है उसका साउंड यह होता है, और जब वो किसी लेटर के बाद आता है तो वो हमेशा जो है वाउल का काम करता है। जैसे अब यहां पे ये वाउल का काम कर रहा है, समझ में आया? अब ये माई नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, बाकी सारे साउंड के साथ। विथ द रेस्ट का मतलब होता है बाकी सबके साथ। विथ द रेस्ट का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए इसे, विथ द रेस्ट यानी बाकी सबके साथ आप किसका यूज करेंगे? ए का। बस आपके लिए बहुत आसान हो गया आज से ना। मान लीजिए यूनिवर्सिटी, इसके पहले क्या यूज होगा? अम्ब्रेला के पहले ठीक, क्योंकि इसका साउंड क्या आएगा? एन आर। सबको समझ में आ रहा है बात? आईएस के पहले क्या लगाएंगे? स्काई। स्काई के पहले कैसे लगाओगी? कैसे गिनोगी स्काई को? स्काई को गिन सकती हो? ठीक है। स्काई के साथ हमेशा द का यूज होता है। स्काई के साथ इन द स्काई। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो चीजें एक हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, दुनिया में जो चीजें उसके साथ हमेशा द लगाइए। जैसे पृथ्वी के साथ आपको हमेशा क्या लगाना है? द अर्थ, द मून, द यूनिवर्स, कोई भी चीज। अब गंगा जी दुनिया में कैठो है? एक है द गंगा। यमुना जी भी एक ही है, द यमुना। ठीक। बनारस, अगर मान लीजिए खुश होकर के जो है योगी आदित्यनाथ जी कह दिए कि नहीं अब कानपुर को भी वाराणसी कहा जाएगा, तो क्या करेंगे? वो दो हो सकता है ना। बात को समझिएगा कि ये चीजें आप अपनी कॉलोनी का नाम वाराणसी रख दीजिए मिलजुल करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, नहीं रखा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं हम जब एक के बारे में बताते हैं, नदी तो वही रहेगी, ये जगह तो बदलने वाली, नाम बदल सकते हैं लेकिन फिर भी द लगाएंगे क्योंकि वो एक ही है। अब कोई पूछे क्या आपने ताजमहल देखा है, तो अगला पूछ ले कौन सा, जौनपुर वाला, वाराणसी वाला कि आगरा वाला, तो द ताजमहल का ही यूज होगा। द रेड फोर्ट, हमने क्या कहा? जिनके बारे में हम श्योर है कि वो एक है। अब स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, जरा बताइए हमें, फिर से दिमाग लगा करके बताइए, स्टार काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। आप जब 7 स्टार्स की बात करते हैं तो 7 स्टार की बातें करते हैं तो वो 7 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सप्तऋषि ना, तो उसको गिन के ही बता रहे हैं। और कहेंगे सर कहाँ कौन तारा गिन पाया है? वैज्ञानिक तक नहीं गिन पाया है, आज तक कोई साइंस नहीं गिन पाया है, आप कैसे गिन लेंगे? अब हमारी बात समझिएगा, चेयर क्या है? चेयर काउंटेबल है, हम इस क्लास के चेयर गिन सकते हैं।
अब लेकिन लंका में सारे कोचिंग में कितनी चेयर हैं, कैसे गिनेंगे? पूरे दुनिया में कितना चेयर है, कौन बताएगा? समझ में आया कि नहीं? लेकिन है काउंटेबल, है क्लियर है। उसी तरह से स्टार है, हम 10-12 तो गिन ही सकते हैं, 25-50 गिन सकते हैं, सब नहीं गिन सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन काउंट और काउंट ही करते हैं, वो काउंटेबल है। तो हम इसको कभी ये ना समझे कि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल वही है जिसे गिना ना जा सके। जैसे वाटर को हम डिवाइड कर सकते हैं लेकिन गिन, हम कपड़े को डिवाइड कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। कोई भी चीज देखिए आप, जो भी हम नाप तौल करके बेचते हैं, खरीदते हैं, वो अनकाउंटेबल है। समझ में आया बात? अच्छा बेटा, तो इसको कंक्लूड कर लें आप। नहीं, कम से कम 2 क्लास तो और चलेगा ही इसका ना, ठीक? नहीं आज नहीं, लेकिन 2 क्लास हमें और चाहिए इसको कंक्लूड करने के लिए। अच्छा, तो आज हमने अभी फिलहाल ए एन के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश की है ना। तो उसमें जो है हम लोगों ने ये देखा कि ए एन को कहाँ यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज जिसके बारे में आप पहली बार, मतलब जो मेन बात आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। ए एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर लिख लीजिए आप लोगों इसे। ए एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, केवल इसे लिखना है ना। हो गया? अच्छा, आपका क्या नाम है? बगल में विशाल, आपका? शुभम, ऋषभ, विशाल, और आप? आदर्श। बस बहुत है, 4 नाम हमको भी याद करना पड़ेगा। नहीं, उस दिन कमेंट आ रहा था, अब कौन है, कौन मेरा स्टूडेंट कर रहा है हमें नहीं पता है। तो क्या नाम है? आराधना। अच्छा, उसी में लड़ भी ले रही थी। अच्छा, तो फिर भी मान लीजिए जो भी कमेंट आया, हम नहीं जान रहे थे कि कौन है। आप लोग उसे देखा करिए। हाँ, देखे थे? अच्छा, बस तो हमने क्या देखा लास्ट में कि ए एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास हम यहीं पे
क्या करने आए हो? टेस्ट कोर्स पढ़ने आए हो ना? 2 महीने पूरे 2 साल का सिलेबस पूरा करने आए हो ना? कैसे होगा? नहीं, अल्लाह नहीं, पढ़ लो, जब तक पढ़ा रहे हैं पढ़ो। क्लास करो, पढ़ा रहे हो। बताओ। संडे को क्लास नहीं चला करते, इसलिए आज पढ़ाई नहीं होता। हाँ, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, फिर अटेंशन इधर दीजिए। F4, इसके पहले ए यूज होगा कि एन? फॉरेस्ट ऑफिसर समझ लीजिए, कुछ हैं? कभी भी यफ नहीं पढ़ते हैं। एन एफ ना, देखो गलती हो रही है, इसी से सुधार आएगा। जो सोचेगा उसी से गलती होगा ना, जो सोचेगा ही नहीं उससे कोई गलती नहीं होने वाली है। एसओ के पहले क्या लगेगा? एन एसओ, ठीक। संडे के पहले नहीं, बता देते हैं, पूछ लिए हैं तो ध्यान दीजिएगा। संडे एक प्रॉपर नाउन है, जनरल सेंस में इसके साथ कभी भी द का यूज, जैसे आई प्ले क्रिकेट ऑन संडे, यानी मैं रविवार को क्रिकेट खेलता हूं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को अगर हम बदल दें, इसीलिए हमने कहा कि केवल दिमाग लगाइए, रूल को मत याद करिए। जैसे इस महीने का जो इतवार था वो मेरे लिए बहुत खराब था। समझ में आया कि नहीं? इस महीने का जो संडे था वो मेरे लिए, द संडे ऑफ दिस मंथ वॉज वेरी बैड फॉर मी। समझ में आया कि नहीं? जैसे अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं? संडे के साथ हम यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से किसी का नाम हो तो अभी एक कॉन्टेक्स्ट हमने ये बताया था कि ए राम हैज कम, कोई राम आए हैं, कोई राम आए हैं, ठीक है। इसके अलावा तब वहां हम ए लगा लिए थे, और राम आए हैं, राम हैज कम, राम आए हैं, जो बोल रहा है वो भी जान रहा है और जो जिसको हम बता रहे हैं वो भी जान रहा है, तो वहां पे द की जरूरत नहीं है प्रॉपर नाउन में। वहां पे नहीं लगाएंगे जब दोनों लोग जान रहे हो नाम के साथ। लेकिन अगर कोई वस्तु है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर हमें कहना हो कि दरवाजा बंद कर दो, तो ऐसा नहीं करेंगे कि अंदर ऑफिस में जाकर उसका दरवाजा बंद कर देंगे, क्लोज द डोर। तो आपको आइडिया है कि किस डोर को क्लोज होने की बात हो रही है। तो यही चीज जो है, अब राम के साथ क्या द लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। मान लीजिए इस क्लास में 2 राम हो, राम बहादुर, राम प्रसाद, और हम केवल राम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? तो राम बाबू, राम लाल, ठीक है, तो वो एक अलग बात हो गई। तो मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों लोगों का नाम रामलाल है। एक लोग रामनगर से आते हैं, एक लोग जो है कि BHU से आते हैं, कैंट से आते हैं, ठीक, यानी कैंट पे रहते हैं, एक लोग रामनगर रहते हैं। तो द राम ऑफ रामनगर, द राम ऑफ, अब हम बताना चाह रहे हैं कुछ राम के बारे में, आप लोगों को ये न लगे कि कौन सा राम, यस यू कैन, कौन सा राम, तो द राम ऑफ रामनगर, इसका अर्थ हो गया जो रामनगर वाला राम है वो आज नहीं आया है।
फोन पे बता रहे हैं किसी को, और उसको ये निश्चित करना है कि फट से वो समझ जाए कि कौन से राम की बात हो रही है, तो द लगा दो। ठीक, अगर हम कहें कि मिल्क उपयोगी होता है, मिल्क स्वास्थ्यवर्धक होता है, मिल्क इज न्यूट्रिशियस, मिल्क इज, हम सारे दूध की बात कर रहे हैं दुनिया में जो भी अवेलेबल है, और हम जब ये कहें दूध कहाँ है, तो दुनिया के दूध की बात कर रहे हैं कि जो घर में रखा हुआ है, जिसको दोनों लोग जिससे पूछ रहे हैं वो भी उसको जान रहा है, वेयर इज द मिल्क ना। और जब हमें यह बताना है कि मिल्क बहुत उपयोगी होता है, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज, दैट टाइम यू विल नॉट यूज द। इसी तरीके से सोना पीला होता है, तो यानी हम सारे सोने की बात कर रहे हैं, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम जनरल सेंस में द का यूज नहीं करेंगे। जो भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम द का यूज, लिख लीजिए कहीं पे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरल सेंस में द का यूज नहीं होता है। ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अगर दिमाग में है आपसे गलती होने वाली नहीं है। आप देख रहे होंगे नियम नहीं बात कर रहे हैं, केवल कुछ बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आप ए एंड द को कर ले जाए। द का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ जनरल सेंस में नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस। द का यूज जनरल सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। लिख लिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, द इज नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस। अब ये जनरल सेंस क्या है? जनरल सेंस का मतलब समझिए, सोना पीला होता है, ये हम किसी खास सोने के बारे में बात कर रहे हैं। गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। और सोना खराब है, द गोल्ड इज, हम सारे सोने की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से वाटर मतलब जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, द वाटर इज लाइफ नहीं, वाटर जनरल सेंस में बात हो रही है। और पानी गंदा है, हम दुनिया के सारे वाटर की बात, द वाटर इज polluted, the water is dirty, whatever। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर हम कहें शेर बहादुर होता है, ध्यान से देखिए, लायन क्या है? काउंटेबल नाउन है। लायन क्या है? यही बात कि आप अब यहां पे ए लायन इज ब्रेव, द लायन इज ब्रेव, लायंस आर ब्रेव। हम पिछली बात पे आ गए, बात समझ में आया कि नहीं? ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। समझ में आया? लेकिन अगर हम कहें कि राम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, यहां पे ऑनेस्टी, पहली बात समझिए, ऑनेस्टी शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, इसी से सभी वर्ड को समझेंगे आप। ऑनेस्टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना तो नहीं जा सकता ना, कि गिन सकते हैं? अच्छा, अब इस ऑनेस्टी के बाद, अब ऑनेस्टी को अगर हम गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो हम कह रहे हैं कि ऑनेस्टी अच्छी बात है, ऑनेस्टी इज ए गुड थिंग। हम सारे ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं जो विचार है। लेकिन अगर हम कह दें कि राम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, राम की ईमानदारी, तो हम कहेंगे द ऑनेस्टी ऑफ राम इज फेमस। मित्रता दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और अगर हम ये कहना चाहें कि राम, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्ण एंड सुदामा आर इज वेरी फेमस। द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्ण एंड सुदामा इज वेरी, इज क्यों लगा है? क्योंकि फ्रेंडशिप अनकाउंटेबल नाउन है और वही हमारा सब्जेक्ट है।
तो बात से बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों के? और कोई जनरल सेंस में, जैसे अगर हम कह दें कि सुंदरता एक कीमती रत्न है, सुंदरता एक, ब्यूटी इज कॉस्टली जेम, वैल्यूएबल जेम। लेकिन अगर हम कहें कि सीता की सुंदरता वर्णन से परे है, द ब्यूटी ऑफ सीता इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, द ब्यूटी ऑफ सीता इज। अब कौन ऐसा है हमारे क्लास में जो समझ नहीं रहा है ए एंड द को कहाँ यूज करना है? कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है, कोई रूल रट्टा नहीं, एकदम सीधे सीधे बातों को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हम इस पे कम से कम 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका अच्छा, मतलब जो चीजें हैं उसमें जो है एक क्लियरिटी आएगी। ठीक, अच्छा, फिर आप लोगों को कहीं पे कोई आर्टिकल का कोई क्वेश्चन जो कि लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी बात जो अभी तक ना समझ में आई हो, यू आर फ्री, मतलब फील फ्री, यू कैन आस्क एनीथिंग। फील फ्री का मतलब क्या होता है? बेझिझक। तो थोड़ा अब हम लोग बात जो है कि यहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसको आज बस यही करते हैं ना। चलो क्रॉस कर